हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नई डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो एक स्किन डिजीज़ है जिसका नाम है पेम्फिगस या जिसको है पेम्फिगस भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में खासकर अपन इसके कॉज, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है पेम्फिगस। तो आपकी स्किन पर दिख रहा है, ये एक तरह का स्किन डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लिस्टर बनते हैं और पस फिल्ड ब्लिस्टर बनते हैं, बम्प बनता है जिसको बुल्ला बोल सकते हो, वेसिकल्स बोल सकते हो। जो कहाँ होते हैं, स्किन की ऊपरी लेयर होती है जो एपिडर्मिस होती है वहाँ बनते हैं, जो ऊपर की म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ बनते हैं। और ब्लिस्टर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं जैसे पानी के भरे हुए गुब्बारे टाइप, और ब्रेकन होते हैं। और जब ये थोड़ा दर्द भी होता है, पेनफुल भी होते हैं, और कई बार जैसे बनते हैं और फट जाते हैं। मुंह के अंदर भी होते हैं और बॉडी के और पार्ट्स में भी होती है। मुंह के अंदर जैसे आप स्किन पे देख पा रहे हैं, जीवान के अंदर ही है, मुंह के अंदर के एरिया तरफ है, और बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स भी होते हैं। जैसे जैसे अपन टाइप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो पहले समझ लेना है क्या स्किन डिसऑर्डर है जिसमें मुंह पे या स्किन पे क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं, फफोले टाइप फफोले बनते हैं, पेनफुल होता है और पस वगैरह फिल भी होता है, और ये बाद में फटते हैं तो बहुत दर्द वगैरह करते हैं। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब अपन पढ़ लेते हैं इसका कारण क्या है। जैसे कि इसका एग्जैक्ट कारण एक चीज़ ही बताया जाता है, वो है ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज जैसे आपने सुना भी होगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट द ओन बॉडी सेल। जब अपनी बॉडी खुद ही, जो अपना इम्यून सिस्टम है वो अपने ही बॉडी सेल्स के अगेंस्ट अपने एंटीबॉडी बना लेती है, तो उस तरह का होता है। तो इसमें खास करके जो एपिडर्मिस सेल होते हैं, जो स्किन की ऊपरी लेयर है, उसके अगेंस्ट जो बॉडी है इम्यूनिटी, वो उसको बाहर का एंटीजन मान लेती है, उसके ऊपर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो उसी की सेल के विरुद्ध अपना एंटीबॉडी बनाते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। वहाँ पे फिर वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, ब्लिस्टर बनता है। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। इसका कारण क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब अपना इम्यून सिस्टम इसी के अगेंस्ट काम करने लग जाता है, फिर अपने ही बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उस कारण ये इन्फ्लेमेशन फिर ब्लिस्टर वगैरह बनते हैं। अब ये था कारण। इसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है ब्लिस्टर। सबसे पहले फफोले बन जाएंगे जो बुल्ला हो सकते हैं या वेसिकल्स हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं। उसके बाद ईचिंग होगी, जैसे बनेंगे ईचिंग भी होगी, और पेन भी होता है इसके साथ में। ठीक है, ये थे मेन। बाकी अपन इसके जो साइन एंड सिम्टम है वो मैं जब जैसे जैसे टाइप पढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट यानी अलग अलग होते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे इसके साइन एंड सिम्टम और टाइप पढ़ लेते हैं। अब इसके टाइप स्टार्ट हो गए। पहला टाइप है पेम्फिगस वल्गरिस। ये सबसे पेम्फिगस और सबसे मोस्ट कॉमन है। अगर पूछा जाता है कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा, तो होता है पेम्फिगस वल्गरिस। तो इसमें सबसे लार्ज अमाउंट में ब्लिस्टर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लिस्टर होता है। और इसकी एक खासियत है, इसमें जो सबसे पहले ब्लिस्टर होगा मुंह के अंदर बनेगा। जैसे आपको नीचे दिख रहा है, मुंह के अंदर, हुड के एरिया के अंदर, यहाँ सबसे पहले ब्लिस्टर बनेगा। उसके बाद में आपके स्किन के अदर पार्ट में या बॉडी के अदर पार्ट में बनेगा। और ये पेन होता है आफ्टर रप्चर, जैसे आपका फफोला बन गया, फूट जाता है तो उसके बाद पेन होता है। मौसी स्मेल यानी बदबूदार स्मेल आएगी, फीवर भी हो सकता है, और बाकी स्किन है जो रेड हो सकती है, इन्फ्लेम हो सकती है, और बाद में ऊजिंग यानी उसमें से रस पस बाहर आने लग जाना, और बाद में वो सूख के क्रस्टिंग बन जाना, इस तरह के भी लक्षण देख सकते हैं। इसको बोलते हैं पेम्फिगस वल्गरिस। इसकी एक खास बात है, सबसे पहले इसमें फफोला वगैरह कहाँ बनता है, मुंह के अंदर बनता है। सेकेंड आ जाते हैं पेम्फिगस फोलेसियसिस। क्या नाम है, पेम्फिगस फोलेसियसिस। इसमें ब्लिस्टर सबसे पहले कहाँ बनता है, चेस्ट, बैक और शोल्डर। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, सबसे पहले मुंह में ना बन के कहाँ बनेगा, चेस्ट में, बैक में, शोल्डर में। मुंह के अंदर कोई ब्लिस्टर नहीं होता है। जैसे मुंह के अंदर कोई ब्लिस्टर डॉक्टर के पास जाओगे नहीं दिखेगा तो उसको बोल देंगे पेम्फिगस फोलेसियसिस। जैसे इसके चेस्ट, बैक और शोल्डर बनेगा। और ब्लिस्टर कैसे होते हैं, ईची होते हैं, मतलब खुजली ज़्यादा आती है, उसमें पेनफुल बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तक फटने के बाद होता था, पर इसमें क्या होता है, जैसे ब्लिस्टर बन जाते हैं तब भी अंदर से ईचिंग होती है और पेनफुल होते हैं। बाई चांस अगर आपके हेयर या नेल के आसपास ये एरिया में हो गया तो आपके हेयर भी लॉस्ट होंगे और आपका जो नेल है वो भी लॉस्ट हो सकता है। तो इस तरह का होता है पेम्फिगस फोलेसियस। कहाँ पे होता है, चेस्ट, बैक, शोल्डर में होते हैं। मुंह के अंदर ब्लिस्टर नहीं होते हैं और थोड़ा पेनफुल वगैरह होता है, और हेयर और नेल भी लॉस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं, जिसका नाम है पेम्फिगस वेजिटेंस, जो वल्गरिस का एक मान तो सब पार्ट है, पर इसको बोलते हैं पेम्फिगस वेजिटेंस। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स कहाँ बनते हैं, बक्कल म्यूकोसा पे बनते हैं, एक्जिला पे बनते हैं, ग्रोइन पे बनते हैं, और इन एरिया पे बनते हैं, तो उसको बोलते हैं पेम्फिगस वेजिटेंस। और इसके अंदर भी ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलता है जो बहुत ही बदबूदार होता है। तो जैसे एरिया के हिसाब से इनको अगर आप बांटोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया पे कौन सा हो रहा है, तो उस तरह इनको बांटा गया है। तो पहला है पेम्फिगस वल्गरिस, दूसरा है फोलिसियसिस और पेम्फिगस वेजिटेंस। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहला लेंगे पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, किस तरह थी, किस तरह खाना पीना है, कौन से अपन जगह पर रहते हो, इस तरह से, और कोई बीमारी पहले तो नहीं हो रखी है, या फिर से एक बार वापस से तो नहीं आई, इस तरह की। और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में ध्यान कर रखना है निकोल्स की साइन। ये बहुत ही फेमस साइन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। निकोल्स की साइन का क्या मतलब होता है, रबिंग ऑफ स्किन बिटवीन फिंगर एंड टो। आपकी जो उंगलियों के बीच की स्किन है, या अंगूठे और फिंगर की, जैसे पाँव की भी हो सकती है, अगर उसकी स्किन आपको थोड़ा सा भी रगड़ने से
थोड़ा सा भी रगड़ने से वो स्किन उतर जाती है। जैसे आपने देखा उबले हुए आलू पे जैसे कवर होता है, अगर अपन जैसे अपन उसको थोड़ा सा मसलते हैं वो उतरने लग जाता है जिसका छिलका, उबले हुए आलू में खासकर। तो सेम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा हल्का सा भी रब करने पे आपकी स्किन उतरने लग जाती है, छिलने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं निकोल्स की साइन। अगर ये आप प्रेजेंट है तो मान के चलिए आपको पेम्पिकस डिजीज है, तो ये होता है निकोल्स की साइन। अब इसकी बात कर लेते हैं थर्ड, ब्लड टेस्ट। जैसे ही ब्लड टेस्ट करेंगे उसमें आपका WBC बढ़ा हुआ दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन चल रही है, आपका बॉडी में अगेंस्ट एंटीबॉडी वो मान रहा है सेल्स को, तो आपका WBC बढ़ा हुआ दिखाएगा। इयोसिनोफिल ये भी एक प्रकार WBC है जो कि बढ़ा हुआ दिखाई देता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया। इसके बाद AGAB कॉम्प्लेक्स इन एपिडर्मल सेल, जहाँ पे ये एंटीजन मानता है एपिडर्मल सेल में, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे जैसे आप उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। तो मान के चलिए कि आपके यहाँ ऑटोइम्यून रिएक्शन हुई है, ऑटोइम्यून डिजीज के कारण ये यहाँ पे बीमारी हुई है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। तो इसकी कोई सर्जरी वगैरह नहीं की जाती, इसको अपन मेडिकली या लक्षणों के हिसाब से, जैसे ऐसे लक्षण वगैरह है, सिम्टम्स वगैरह, तो उसको कंट्रोल किया जाता है, तो फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसका कोई कारण तो ऑटोइम्यून है, कोई बैक्टीरिया बाहर से हार नहीं रहा है, तो उसमें पहले इन चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे, तो बाहर से अगर उसने ढंग से केयर नहीं करी, उसने हाइजीन नहीं रखा, अगर पेशेंट ने, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं दिया, तो हो सकता है उसको फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाहर से लग सकता है, वो फिर और घातक होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर जो अभी सिम्टम आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। पहला है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। ये क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और एक स्टेरॉइड है तो आप समझ सकते हो, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और जो सूजन वगैरह ज़्यादा बढ़ती है उसको कम करेगा। सेकंड है मेथाट्रेक्सोट, ये एक एंटी मेटाबोलिक ड्रग है जो खास करके क्या करता है, जो ऑटोइम्यून है उसको सप्रेस करता है। जो इम्यून सिस्टम आपका बढ़ा हुआ है, जो जानबूझ के एंटीबॉडी बना रहा है, उसको सप्रेस करेगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। और एजाथ्रोपिन ये भी एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये भी इस तरह से काम करता है। साइक्लोस्पोरामाइड, ये सारी जो मेडिसिन है इसमें यूज में ली जाती है। जैसे एंटीबायोटिक, अब खास करके मान लो इन्फेक्शन होने का चांसेस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा घाव बड़े हो गए हैं इस तरह से, तो अब आपको वहाँ एंटीबायोटिक भी देनी है, और NSAID दे सकते हो रिलीफ पेन के लिए, क्योंकि पेन भी होता है। और फिर प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा फेरेसिस क्या है? एंटीबॉडी को बनने को कम करती है। तो इस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो काफ़ी टाइम तक चलता है, 1-2 महीने, और फिर मेथाट्रेक्सेट, और ये सब इम्यूनो सप्रेस करता है, जो एजाथ्रोपिन, साइक्लोस्पोरामाइड, और एंटीबायोटिक भी देते हैं, और पेन के लिए भी दिया जाता है। और फिर एंटीबॉडी ज़्यादा बन रहा है उसके लिए प्लाज्मा फेरेसिस। ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट, खास करके इसमें चलता है। अब अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट 3 टाइप में चलता है। पहला है मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, स्किन का ख्याल रखना, सबसे मेन बात। पहला क्या ख्याल रखोगे? गुड पर्सनल हाइजीन, आपको नहाना है अच्छे से, घाव की केयर करनी है सबसे पहले। अवॉइड हार्ड सोप फॉर बातें, सोप हार्ड सोप जैसे कपड़े के साबुन से जैसे नहाते कुछ लोग, उसका यूज़ नहीं करना है। हो सकता है कोई ऐसा सोप जो बहुत छोटे बच्चों में यूज़ करते हैं, इस तरह के सोप जो आपने देखा ही होगा, सॉफ्ट सोप आते हैं, वैसा यूज़ करना है। और अप्लाई एमुलेंट और सूथिंग लोशन, आपकी स्किन पे जो भी आप लोशन वगैरह लगाते हैं, जो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब भी कर रखा है, उसका यूज़ करना है, ताकि आप स्किन रब करने से फटे ना या टूटे ना, इस तरह से। और ड्राई केयरफुली आफ्टर ब्रेथिंग, जैसे आप नहा के, जैसे मैंने आपको बताया निकोल्स की साइन, उसमें आपकी स्किन रब करने से भी बाहर फट रही है या फिर लीजन बन जाते हैं, तो आपको रब करना है तो ध्यान से करना, टोल को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, इस तरह से आपकी स्किन वहाँ पे फटेगी नहीं। और अप्लाई नॉन इरिटेटिंग पाउडर, अगर कोई पाउडर वगैरह है जिसको आपको इरिटेटिंग होती है, खुजली आती है, उसको बचाने के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हो। और वियर लूज कॉटन क्लोथ, सूती कपड़े पहनने, हल्के ढीले ढाले पहनने, और सन एक्सपोजर से बचना है, ताकि आपको और अदर फर्दर बर्न वगैरह ना हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड, गुड ओरल हाइजीन। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले वाले में, तो उसमें क्या हो रहा था, मुंह के अंदर लीजन बन रहे थे और जो फफूले वगैरह बन रहे थे, तो उसके लिए आपको ओरल हाइजीन भी साफ सुथरा रखना है। ओरल हाइजीन है मुंह के अंदर, तो उसमें क्या करना है, सॉफ्ट टूथब्रश, हार्ड नहीं, पुराने होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो उसको हटाना। दूसरा सॉफ्ट टूथब्रश, यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, जैसे क्लोराहेक्सिडिन आता है, उसको माउथ वॉश, उससे माउथ वॉश कर सकते हो, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ावा नहीं देता। और ड्रिंक कूल फूड, मतलब ठंडा चीज़ें खानी है, गर्म खाओगे तो आपके जो इन घाव वगैरह हो सके वो इंजर्ड हो सकते हैं। और जो स्पाइसी और हॉट स्पाइसी खाना है उसको भी आपको अवॉइड करना है। और मॉइस्चराइज लिप वगैरह, लिप बाम वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसको आराम से लगाना है, आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा रब ना करते हुए। तीसरा है मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, आपकी बॉडी की स्किन टूट रही है तो उसको बनने में भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन लेवल को भी अपन को एक टॉप लिस्ट रखना है। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे लिक्विड डाइट पे थोड़ा ज़्यादा जाइए हो सके तो, और स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट खाइए, क्योंकि मुंह में घाव रखे हैं तो धीरे धीरे खाइए। ज़्यादा खाओगे तो आप ज़्यादा देर लगातार खाओगे तो आपका घाव या ब्लिस्टर फूट सकते हैं या फिर उनमें ज़्यादा इंजरी हो सकती है। और इंक्रीज टू फ्लूइड इंटेक, मतलब कई बार होते हैं मुंह में हुए तो पानी वगैरह बार बार पीना भी पड़ता है दिन में, तो उसको मना करता है पेशेंट, क्योंकि उसके मुंह में लगे, पर उसको बताना है पीना पड़ेगा, क्योंकि और दिक्कत हो सकती है, बॉडी में पानी भी जाना चाहिए। और हाई प्रोटीन कार्ब डाइट देनी चाहिए, और स्पाइसी फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब लास्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, मेन ध्यान रखना है नर्सिंग मरीज में, क्योंकि इसमें क्या है, हो तो गई है वो किसी कारण ऑटोइम्यून, अब इसके बाद में इन्फेक्शन फैल सकता है, वो घाव ज़्यादा खुला रहता है या फिर उसकी केयर नहीं की जाती है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया है,
और सोर्स ड्रेसिंग विथ एंटीसेप्टिक टेक्निक, ड्रेसिंग करनी है तो उसको एंटीसेप्टिक टेक्निक, आपका हाथ वगैरह धोना वगैरह जो भी चीज़ इस्तेमाल करो सब स्टेराइल होनी चाहिए इस तरह से। और जो आपके नेल वगैरह उसको कट करें, हैंड वॉशिंग करें और साफ़ कपड़े पहने और पर्सनल हाइजीन साफ़ सुथरी रखें, स्किन को और ज़्यादा केयर करें और जितनी अपन नॉर्मली केयर करें उससे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और कीप पेशेंट एंड कूल एंड क्लीन इन्वायरमेंट, आपको पेशेंट को साफ़ सुथरे और ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है। और प्रोवाइड ह्यूमिडिटी है। और सबसे लास्ट है इमोशनल सपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये इस तरह की बीमारी है जो अपने आप हुई है, कोई कारण नहीं है। जैसे आपको पहली बार में सुना होगा तो अजीब लगा होगा, ऑटो इम्यून, खुद की बॉडी कैसे बना रही है। तो कई बार मरीज को समझ में नहीं आता, तो आपको इमोशनल सपोर्ट देना है कि कोई बात नहीं, सबको नहीं होता, आपको हुई है, पर जल्द सही हो जाएगी और सही हम कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का इमोशनल सपोर्ट देना है ताकि मरीज जो भी 3-4 महीने इसकी जो ट्रीटमेंट चलता है वो सही से हो पाए और मरीज अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ सके। तो ये थी पूरी डिजीज़। तो बाकी आपको अगर कोई समस्या लगती है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।